हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 जिसमें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहां डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट होंगी जो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा और इनकी एप्लीकेशन के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो जो भी डेरिवेशंस है बिल्कुल सिंपल लॉजिक समझाऊंगा आपको, सिंपल तरीके से लॉजिक्स पे फोकस कीजिएगा। जब रे डायग्राम बनाऊंगा तो एक एक पॉइंट पे ध्यान से फोकस कीजिएगा। बहुत सारी रे डायग्राम्स बन सकती हैं, यहां पे 6 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस में। मैं 6 के 6 तो कवर नहीं करूंगा, कुछ एक कवर करूंगा, उसके बेसिस पे आप सारे के सारे केसेस खुद ड्रॉ कर सकते हैं और इनफैक्ट आपने ड्रॉ करके देखने हैं। इन 6 के 6 केसेस की रे डायग्राम्स आप बना के मुझे सेंड करेंगे। 6 के 6 केसेस की रे डायग्राम्स आप बना के मुझे सेंड करेंगे और इसके बेसिस पे आपको ये फॉर्मूला भी डिराइव करने हैं। 2 फॉर्मूले यहां पे आएंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस के केस में। देखिए बेटा, जब भी रिफ्रैक्शन होगी तो एक मीडियम रेयर होगा, एक मीडियम डेंसर होगा। अब डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट रेयर में कि ऑब्जेक्ट डेंसर में। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। फाइनली 2 ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, फॉर्मूले सिर्फ 2 आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। हाँ, 6 केसेस बन सकते हैं। ये 6 केसेस कौन कौन से हैं जब भी हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। बेटा इससे पहले बहुत बार हम रिफ्रैक्शन डिस्कस कर चुके हैं। जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हम कैसा लेते थे, प्लेन, ये नॉर्मल लाइन। मान लीजिए ऊपर वाला मीडियम रेयर और नीचे वाला डेंसर है, या कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं। ये एक रे ऑफ लाइट आई, अगर तो ये डेंसर मीडियम है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। बस यही रिफ्रैक्शन दोबारा स्टडी करनी है। बस बीच का ये जो इंटरफेस है, ये जो प्लेन इंटरफेस था, यहां पे प्लेन की जगह पे स्फेरिकल इंटरफेस होगा। स्फेरिकल बाउंड्री होगी जो दोनों मीडिया को सेपरेट कर रही होगी। यहां पे ये रेयर मीडियम है, लेट अस से दिस इज मीडियम 1। यहां पे ये डेंसर मीडियम है, लेट अस से दिस इज मीडियम नंबर 2। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और डेंसर का μ2। हाँ, यहां पे इन दोनों को सेपरेट करने वाली बाउंड्री कैसी थी, प्लेन। अब बाउंड्री प्लेन ना होके स्फेरिकल बाउंड्री होगी। बाकी लॉजिक सारे के सारे सेम है। अगर कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो स्ट्रेट पास करेगी अनडेविएटेड, चाहे वो डेंसर से रेयर में जाए या रेयर से डेंसर में। अगर ओब्लिकली एंटर करती है, नॉर्मल के लॉन्ग नहीं एंटर करती, नॉर्मल पाथ के लॉन्ग अगर ये नहीं एंटर करती, ओब्लिकली एंटर करती है, तो अगर रेयर से डेंसर में जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो रिफ्रैक्शन जब होगी ये लॉजिक्स एप्लीकेबल है, फिर चाहे वो सरफेस प्लेन हो या स्फेरिकल हो। फिलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। तो कितनी तरह के स्फेरिकल सरफेसेस पॉसिबल है? 2 ही तरह के स्फेरिकल सरफेसेस पॉसिबल हैं, दैट इज कॉन्वेक्स सरफेस एंड कॉन्केव सरफेस। कॉन्वेक्स मतलब आउटवर्ड बल्ज हुआ है और कॉन्केव मतलब उसमें केव क्रिएट हुई है। यहां पे मैंने ये कॉन्वेक्स सरफेस ड्रॉ किया, दिस इज अ कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस, तो अगर कॉन्वेक्स की जगह पे कॉन्केव सरफेस होता तो ये इस तरह की डायग्राम बनती। ये μ2 डेंसर मीडियम, ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। अब देखिए यहां डेंसर मीडियम के अंदर एक केव क्रिएट हुई है। केव मतलब कॉन्केव, दिस इज अ कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव सरफेस। और जो नीचे ड्रॉ किया दैट इज अ कॉन्वेक्स सरफेस। हां, ध्यान इस चीज पे रखना आपने, ऑब्जेक्ट चाहे रेयर मीडियम में हो या डेंसर मीडियम में हो, जब भी हम कॉन्वेक्स वर्ड बात करेंगे, कॉन्वेक्स या कनकेव, तो ये डेंसर मीडियम पे अप्लाई करना है। मतलब कॉन्वेक्स मतलब क्या बताया, जो आउटवर्ड बल्ज हो रहा है। तो कौन आउटवर्ड बल्ज हो रहा है? अगर डेंसर आउटवर्ड बल्ज हो रहा है तो रेयर के अंदर केव क्रिएट हो रही है, तो रेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सरफेस कनकेव है, डेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सरफेस कॉन्वेक्स है। तो हम किसको कॉन्वेक्स या कनकेव क्रिएट करेंगे, याद रखिएगा हमेशा डेंसर पे ये एप्लीकेबल होगा। अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो डेंसर मीडियम की बाउंड्री आउटवर्ड बल्ज हो रही है, और अगर कनकेव है तो डेंसर मीडियम के अंदर केव क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये बात समझ आई आपको। अच्छा, जैसे लेंसेज में था कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बना सकता और वर्चुअल इमेज भी बना सकता, तो वैसे ही रिफ्रैक्शन एट
सफेरिकल सरफेसेस में भी अगर ये सरफेस कॉन्वेक्स है तो रियल इमेज बनने के चांसेस भी होंगे और वर्चुअल के भी। लेंसेज में वर्चुअल इमेज कब बनती थी? जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करता है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत करीब रखा गया हो लेंस के। तो वैसे ही जैसे अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखेंगे, सरफेस कॉन्वेक्स है तो रियल इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट को करीब लाते जाएंगे एक लिमिट के बियॉन्ड, जैसे इसको पास ले आएंगे तो यहां इमेज कैसी हो जाएगी? वर्चुअल। तो जब जब कॉन्वेक्स सरफेस होगा इमेज रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, फिर चाहे ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में लाई करे या फिर ऑब्जेक्ट डेंसर में लाई करे, राइट। सो अगर सरफेस कॉन्वेक्स हुआ, कॉन्वेक्स मतलब डेंसर मीडियम आउटवर्ड बल्ज हो रहा है, तो रियल इमेज के चांसेस भी होंगे और वर्चुअल के भी होंगे। आपको दोनों ड्रॉ करनी आनी चाहिए। मैं अगर एक भी करके दिखाऊंगा, दूसरी आप खुद ड्रॉ कर पाएंगे अगर बेसिक लॉजिक आपने अच्छे से पिक कर लिया, ठीक है। और दूसरा, अगर सरफेस कनकेव है तो इमेज बनेगी ही वर्चुअल, रियल इमेज के कोई चांसेस ही नहीं है। ऑब्जेक्ट चाहे डेंसर में हो या रेयरर में हो, अगर सरफेस कनकेव है तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट इधर रखें या इधर रखें, इमेज वर्चुअल ही बनेगी। कैसे बनेगी ये सारे लॉजिक्स वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यही तीन केसेस इसमें बनेंगे, जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, सरफेस कॉन्वेक्स है तो दो रियल इमेज वर्चुअल इमेज, और कनकेव है तो वर्चुअल इमेज। तीन केसेस इसके हो गए, और यही तीन केसेस यहां पे भी बनेंगे जब ऑब्जेक्ट हमने डेंसर मीडियम में रखा। तो आपको 6 के 6 केसेस में ये प्रूव करना आना चाहिए। हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में आपको प्रूव करने को कहा जाए दैट रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ कॉन्वेक्स बाउंड्री या एट अ कॉन्वेक्स सरफेस and the image formed is a virtual one, image formed is a real one। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तो आपने ध्यान से समझना है। एनीवे ये सब काम जब मैं कर लूंगा, फाइनली फॉर्मूले सिर्फ 2 ही आएंगे। जब ऑब्जेक्ट रेयरर में है तो फिर इन तीनों में से कोई भी केस हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जब ऑब्जेक्ट डेंसर में हो तो इन तीनों में से कोई भी केस हो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? जैसे लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u। आप जानते हैं पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला या फिर हम इसे थिन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। पूरे चैप्टर में बेटा जब भी हम कोई लेंस इमेजिन करते तो हम थिन लेंस की ही बात करते हैं, ठीक है। थिन क्यों है ये आगे डिस्कस करूंगा, ये मिरर्स और लेंसेज के डिफेक्ट्स डिस्कस करूंगा, उसमें बताऊंगा कि हम क्यों हमेशा थिन मान के चलते हैं इसको, ठीक है। बिकॉज थिक के केस में थोड़ी बहुत डेविएशंस आ सकती हैं। चलिए, तो अब इसी पैटर्न पे आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद कराऊंगा और फिर फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को रिलेट करने वाला एक एक फॉर्मूला हमें मिलेगा इन दोनों केसेस में। हालांकि जब ऑब्जेक्ट रेयरर में फर्दर 3 केसेस बनेंगे, ऑब्जेक्ट डेंसर में तो भी 3 केसेस बनेंगे, बट उन तीनों केसेस में जब ऑब्जेक्ट रेयरर में तो एक फॉर्मूला, जब ऑब्जेक्ट डेंसर में तो दूसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूले क्या है और आप किस तरह से याद रखेंगे? तो बेटा यहां पे u, v और f को रिलेट किया था लेंस फॉर्मूले में हमने, यहां u, v और r को रिलेट करेंगे। व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए अगर ये सरफेस सफेरिकल है, अगर ये सफेयर मैं कंप्लीट करूं तो इस सफेयर का कहीं ना कहीं सेंटर तो बनना ही चाहिए। सपोज दिस c इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज दिस c? c इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे आप मिरर्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करते थे, अगर सरफेस सफेरिकल है तो सफेयर का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। हाँ ये पूरा सफेयर नहीं है, सफेयर का एक हिस्सा है, बट अगर आप ये पूरा सफेयर इमेजिन करें इसका सेंटर तो कहीं ना कहीं बनेगा। सो कॉन्वेक्स सरफेस है तो सेंटर इस साइड होगा, अगर कनकेव है तो ये सफेयर इधर बन रहा है तो इसका सेंटर यहां पे होगा। और जैसे सफेरिकल मिरर्स में इस पॉइंट को आप क्या नाम देते थे? पोल। वैसे यहां पर भी इस पॉइंट को हम नाम देंगे पोल। तो चलिए बेटा सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है तो क्या फॉर्मूला होगा? इस फॉर्मूले का पैटर्न याद रखिए। सबसे पहले समथिंग अपॉन v माइनस समथिंग अपॉन u इज इक्वल टू समथिंग अपॉन r। पैटर्न याद रहेगा। अगर ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपके दिमाग में है तो इसको देखते हुए ये पैटर्न याद रहेगा आपको। यहां पे भी मैं ऐसा ही पैटर्न बना देता हूं। ये फॉर्मूले में पैटर्न कुछ ऐसा है, समथिंग अपॉन v माइनस समथिंग अपॉन u इज इक्वल टू समथिंग अपॉन r। अब आप इस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है? रेयरर मीडियम में। तो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1। तो हमारे जितने फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले मैं आपको याद कराने जा रहा हूं, इन फॉर्मूले में μ1 क्या है?
रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू टू क्या है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहां पे है, रेयर मीडियम में, तो इसके न्यूमरेटर में लिखिए μ1 रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बचा μ2 को लिख दीजिए यहां पे, और यहां μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे देखो μ2 माइनस μ1। इस पैटर्न पे क्या फॉर्मूले को याद रख पाएंगे। और सेकंड केस में जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है, अब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, तो u के न्यूमरेटर में μ2, v के न्यूमरेटर में μ1 और राइट साइड में r के न्यूमरेटर में आ जाएगा μ1 माइनस μ2। मतलब कोई चेंज ज्यादा नहीं है, बस μ1 μ2 को इंटरचेंज कर दीजिए। अगर ऑब्जेक्ट का मीडियम बदल रहा है, पहले ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, बाद में हमने ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा, तो फाइनली ये दो फॉर्मूले आपके पास आएंगे। ये दो फॉर्मूले याद रखना और इन्हीं को हम इस्तेमाल करके लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस मैं लेता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम एंड द सरफेस इज अ कॉन्वेक्स सरफेस। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखेंगे और सरफेस कैसा लेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस। तो जब भी आपने पहला स्टेप क्या होता है, रे डायग्राम, तो यहां रे डायग्राम कैसे बनानी है, दो मीडिया तो आपको शो करने हैं, मीडियम 1 मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। हाँ, बीच की बाउंड्री कैसी बनानी है, आप कॉन्वेक्स, और फिर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देना, पोल मार्क करना और सी मार्क करना है। सबसे पहला स्टेप ये है, कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर सरफेस स्फेरिकल है उसका कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लाइन जॉइनिंग पी एंड सी। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली नोटबुक में बना रहे हैं तो आप लाइन पहले ही ड्रॉ कर लीजिए, नोटबुक में लाइन ड्रॉ करो, इसके ऊपर इस पॉइंट को पी मार्क कर दो। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है दैट इज पोल, और इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, जैसे मैंने यहां पे भी करके दिखाया। अगर कनकेव सरफेस कहा होता तो आप इस तरह के डायग्राम बनाएंगे, अगर कॉन्वेक्स सरफेस कहा तो आप इस तरह की डायग्राम बनाएंगे, राइट। तो चलिए जरा क्विकली स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले कुछ assumptions हैं। अगर ये assumption याद रहेंगी तो ये काम बिल्कुल इजी हो जाएगा, अपने आप 1 by 1 स्टेप, अगला स्टेप आपको खुद समझ आता जाएगा। एक स्टेप फॉलो करेंगे, अगले स्टेप के बाद अगला स्टेप आपके दिमाग में अपने आप अपीयर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, इन डेरिवेशंस में हम कैसा ऑब्जेक्ट लेकर चलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे ए बी करके, उसको लेके भी प्रूव किया जा सकता है बट थोड़ा मुश्किल है, तो मुश्किल क्यों करें, हम इजियर वे आउट लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे आपने प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट लेना है O। O इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे रियल इमेज भी बन सकती है और वर्चुअल भी, और यहां ऑब्जेक्ट मैंने काफी दूर रखा है। चूंकि ऑब्जेक्ट मैंने दूर रखा तो इस केस में फॉर श्योर जो इमेज बनने वाली है वो कौन सी इमेज बनने वाली है, रियल इमेज। अगर यही ऑब्जेक्ट पास रखता तो वर्चुअल इमेज भी बनती। ये जो P और C का डिस्टेंस है बेटा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर R। ये जो फॉर्मूले में R आ रहा था, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ, साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो यह नेगेटिव होगा, क्योंकि स्टार्ट कहां से करना है, पोल से। इंसिडेंट लाइट इधर से इधर आ रही होगी, आपको इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट आना है, तो ये जो साइन है, अगर मैं यहां पे साइन कन्वेंशन भी लगा दूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा -u, ठीक है। सो पहली कन्वेंशन या assumption हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा, अपर्चर इज स्मॉल। तीसरा, एंगल्स आर स्मॉल। और इनफैक्ट सभी डेरिवेशंस में हमारी assumptions रहती हैं एंगल्स आर स्मॉल। क्यों एंगल स्मॉल लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, ये जो हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, हम ब्रेन का काम कॉपी पे करके देख रहे हैं, ब्रेन को इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे अपीयर होगी और कैसी अपीयर होगी। और देखिए वो जो दो रेज हम लेकर चलते हैं, वो दो रेज जब आपकी आंख में एंटर करेंगे तो आंख का अपर्चर देखिए, आई लेंस का अपर्चर कितना छोटा है, और पूरा वो भी एक्सपोज नहीं होता। आइरिस के अंदर प्यूपिल है, वो छोटा वाला होल जो आप देखते हैं आंख के अंदर, वो कितना छोटा। तो ये दो रेज जो उसके अंदर एंटर कर रही हैं, फॉर श्योर ये स्मॉल एंगल से सप्रेंट कर रही होंगी आपस में, तो इसलिए हम सारे एंगल्स को स्मॉल लेकर चलते हैं, राइट। अब रे डायग्राम जब भी शुरू करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट से कम दो रेज लेकर चलते हैं। फिर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो भी हो रहा हो, जैसे इस केस में रिफ्रैक्शन है, तो वो दोनों रेज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएंगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो जहां जाके मीट करेंगी वो इमेज होगी। अगर तो एक्चुअली मीट कर गई तो रियल इमेज, अगर एक्चुअली ना मीट की, रिफ्रैक्शन के बाद प्रोड्यूस करने पे हमें मीट करानी पड़ी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो अपने आप इमेज बनेगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये याद रहेगा इतना, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए
अब पॉइंट O से, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो रेज लेकर चलते हैं, तो पहली रे क्यों ना हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही लेकर चलें। तो पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी वो स्ट्रेट पास करेगी अनडेविएटेड, क्योंकि ये पाथ नॉर्मल पाथ है। नॉर्मली कोई भी रे इंसिडेंट हो तो स्ट्रेट पास करती है। और किसी भी सफेरिकल सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है, रेडियस ड्रॉ करके सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे नॉर्मल आपको ड्रॉ करना। अगर यहां ड्रॉ करना तो मैं सी से ज्वाइन कर देता इस पॉइंट को, तो ये नॉर्मल लाइन होगी। बिकॉज रिफ्रैक्शन में हम ये जानते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि रेयरर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयरर, तो नॉर्मल ड्रॉ करना जरूरी है। तो फिलहाल पहली रे तो नॉर्मल पाथ के अलोंग गई, तो देखो कितना आसान काम है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, सिंपली हमें क्या मार्क करने थे, एरोज। इसके आगे बेटा एक दूसरी रे लेकर चलेंगे। सपोज मैं दूसरी रे लेकर आया और इस पॉइंट M पे मैंने लाकर ये दूसरी रे इंसिडेंट करवा दी। सो दो रेज लेकर चलना था। इंसिडेंट रेज का कॉमन पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है और रिफ्रैक्टेड रेज का कॉमन पॉइंट ही इमेज होती है। अब यहां पे ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? यस, इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो सबसे पहले नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी मैंने कहा किसी सफेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो आप कैसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, आप उस पॉइंट को C से ज्वाइन कर दीजिए इस सफेरिकल सरफेस के सेंटर से। तो ये जो रेडियल लाइन होगी, यही लाइन कौन सी लाइन है, नॉर्मल लाइन। सो दिस इज बेसिकली द नॉर्मल लाइन। सो इस तरह से हम यहां पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर चुके। अब यहां पर ये जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ये एंगल क्या होना चाहिए, दिस शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इजंट इट। अब ये रे स्ट्रेट जाती तो इसका स्ट्रेट लाइन पाथ तो ये जा रहा है, बट ये स्ट्रेट जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या कॉमन सेंस से जानते हैं रेयरर से डेंसर में जा रही है, इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बजाय इसके कि ये सीधा जाए, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो इस पाथ के लॉन्ग गई, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, ये नॉर्मल लाइन है, ये एंगल R होगा। तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं ये जो पहली रे आ रही थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही थी, ये दोनों रेज कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी। जहां पर मीट कर गई वही हमारी पॉइंट इमेज है I। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई I। चूंकि वो इमेज है तो इमेज के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, इमेज का डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं लेटर V से। तो दिस इज इमेज डिस्टेंस। हाँ, साइन कन्वेंशन लगाएंगे, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां दोनों पॉजिटिव है। अब हमारा टारगेट है ये फॉर्मूला डिराइव करना। ये फॉर्मूला डिराइव करने से पहले बेटा यहां पे 3 एंगल्स आपको मार्क करने हैं। वो 3 एंगल्स कौन कौन से होंगे, एक एंगल अल्फा, जहां पॉइंट O है वहां एंगल अल्फा बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट से चलने वाली दो इंसिडेंट रेज के बीच में जो एंगल है वो एंगल अल्फा है। ये तीनों एंगल बेटा आपको कहां मार्क करने हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो जहां इमेज बन रही है वो एंगल हो गया बीटा, और ये जो नॉर्मल पॉइंट C पे एंगल बनेगा गामा। हर बार रे डायग्राम में हो सकता है इमेज वर्चुअल हो तो इस साइड बने, बट जहां पॉइंट I है वो एंगल बीटा, जहां पॉइंट C है नॉर्मल हमने ड्रॉ किया तो प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट C पे एंगल गामा, और यहां पर पॉइंट O पे एंगल अल्फा। तो तीनों एंगल मार्क कर लेंगे। हर केस में यही करना है बेटा। हो सकता है अगर डेंसर से रेयर में आ रहे हो तो रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करें, तो जैसी भी बेंडिंग होगी उसी के अकॉर्डिंगली जहां इमेज बनेगी, अगर तो रेज एक्चुअली मीट करेंगे तो रियल इमेज, अगर वो प्रोड्यूस करने पे मीट करेंगे तो वर्चुअल इमेज। बट हर बार पॉइंट I पे बीटा, पॉइंट C पे गामा और पॉइंट O पे आपने एंगल अल्फा मार्क करना है। ठीक है, एक छोटा सा काम और करना है आपको, पॉइंट M से नॉर्मल ड्रॉप कर देना है प्रिंसिपल एक्सिस पे। सपोज फुट ऑफ दिस नॉर्मल, फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज पॉइंट N। तो पॉइंट N और P बहुत करीब लाई कर रहे हैं। फाइनली जो भी डिस्टेंसेस हम पॉइंट N से लेंगे हम उनको पॉइंट P से लिख सकते हैं, कि इस डिस्टेंस को हम पॉइंट P से मेजर कर सकते हैं, बिकॉज पॉइंट्स N एंड P लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें एंगल I और R की वैल्यू डिटरमिन करनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। एंगल I और एंगल R की वैल्यूज आपको डिटरमिन करनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। और दूसरा आपको अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ, बाकी काम अपने आप होता जाएगा। जैसे फिलहाल सबसे पहले अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, μ2 by μ1 भी लिख सकते हैं इसको। दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट शुड बी इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, इजंट इट।
एंगल आर कहां बन रहा है, मीडियम 2 में, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू आई अपॉन आर। व्हाई? बिकॉज एंगल्स आर स्मॉल। आप जानते हैं स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। हाँ, थीटा की वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए, डिग्री में नहीं। आप कभी ये मत कहना कि साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू 2। आप जानते हैं साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। साइन 3 डिग्री 3 नहीं हो सकता, डिग्री में नहीं, रेडियन में अगर आप एंगल ले रहे हैं तो साइन थीटा इज जस्ट इक्विवेलेंट टू थीटा। तो साइन 0.02 रेडियन होगा तो वो 0.02 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, तो उसके बेसिस पे हमने साइन आई बाय आर को साइन आर को लिख दिया सिंपली आई अपॉन आर। दिस इंप्लाइज दैट म्यू 2 इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू आई। और जिस दिन मैंने स्नेल्स लॉ पढ़ाया था उस दिन ये चीज हमने डिस्कस की थी। स्नेल्स लॉ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस मीडियम के अंदर जो एंगल बन रहा है, जैसे म्यू 1 के अंदर एंगल आई बन रहा है तो म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। म्यू 2 के अंदर एंगल आ रहा है तो उस मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साइन ऑफ द एंगल से मल्टीप्लाई कर दो जो एंगल नॉर्मल के साथ बन रहा है वहां पे उस मीडियम के अंदर। हाँ, यहां पे एंगल स्मॉल है तो साइन आर और साइन आई की जगह सिंपली आर और आई आ चुके हैं। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो जब जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होगा, तीनों केसेस में इक्वेशन नंबर 1 तो एज सच आएगी, फिर चाहे इमेज रियल बने या वर्चुअल बने। अब दूसरा स्टेप बेटा, अब हमें एंगल आई और आर की वैल्यूज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखिए, क्या किसी ट्रायंगल में एंगल आई सबसे पहले एक्सटीरियर या इंटीरियर एंगल है? इन ट्रायंगल OMC, OMC ये वाला जो ट्रायंगल है, देखो इसमें एंगल आई एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? सो इन ट्रायंगल OMC, और हर बार रे डायग्राम में अगर आप इस पॉइंट को M लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C लिखेंगे, इमेज को I लिखेंगे, इसको O लिखेंगे, तो हर बार ट्रायंगल OMC से आपको एंगल I की वैल्यू मिलेगी 6 के 6 केसेस में। यह जरूर हो सकता है कि किसी एक केस में I इंटीरियर एंगल हो, किसी केस में एक्सटीरियर। फिलहाल एंगल I हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स अल्फा प्लस गामा। एंगल I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, और रीजन आप दे सकते हैं एक्सटीरियर एंगल। एंगल I इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। फिर वैसे ही इन ट्रायंगल IMC, हर बार बेटा ट्रायंगल IMC से आपको एंगल R की वैल्यू मिलेगी। अब यहां पे R एक्सटीरियर नहीं है, IMC ये वाला जो ट्रायंगल है बेटा, दिस वन, इसमें गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो हम कह सकते हैं गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। रीजन एक्सटीरियर एंगल। दिस इंप्लाइज दैट हमें तो R की वैल्यू चाहिए, सो R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब अगला स्टेप आपको कॉमन सेंस से समझ आ जाएगा। सबसे पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, फिर दो ट्रायंगल लिए, I और R को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो स्नेल्स लॉ से ये जो रिलेशन आया था, अब इसमें R और I की ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे। बेटा अब assumptions आप नोट कर चुके हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से। सो अब जब आप यहां पे ये वैल्यूज पुट करेंगे, सो दिस इंप्लाइज दैट अब यहां पे जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, सो म्यू 2 इंटू आर, तो म्यू 2 इंटू गामा माइनस बीटा, दैट इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू आई की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा। और यहां पे हमने फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, या ऐसा लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास इस फॉर्म में, राइट। ये बात समझ आई सबको? सो पहला स्टेप रे डायग्राम, पहले दो मीडिया, स्फेरिकल बाउंड्री, P प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट P पॉइंट C मार्क कर देना है। प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट ऑब्जेक्ट रखना है, दो रेज लेनी है, एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ही जा रही है, दूसरी रे जहां आपका मन करे ऊपर नीचे जहां मन करे वहां इंसिडेंट करा दो। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को नाम दो M। यहां नॉर्मल ड्रॉ करो, कैसे? C से ज्वाइन करके, तो ये एंगल I तो मिल गया। अब इसको बजाय स्ट्रेट लेने के टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करो, क्योंकि हमें पता है रेयर से डेंसर में जाने पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। तो ये रे और ये रे जहां मीट करेंगे वो इमेज आगे आई, ये एंगल हो गया R। तीन एंगल मार्क करने, अल्फा बीटा गामा, अल्फा पॉइंट O पे, बीटा पॉइंट I पे, गामा पॉइंट C पे। उसके बाद यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, लेटर से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज N। फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, इसमें साइन I बाय R को जस्ट I बाय R लिख देना है, बिकॉज फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। वहां से स्नेल्स लॉ को इस फॉर्म में ले आना है।
फिर आपने दो ट्राइंगल लेने हैं, ट्राइंगल OMC से हर बार आपको एंगल I की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, और ट्राइंगल IMC से आपको एंगल R की वैल्यू मिल जाएगी। और हर बार एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं। हाँ, हो सकता है I एक्सटीरियर हो, R एक्सटीरियर हो, किसी केस में इंटीरियर हो। एनीवे I और R की अल्फा डिटरमिन की हमने अल्फा बीटा एंड गामा के टर्म्स में, और ये उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो ये आ गया। अब अगला स्टेप और इजी है। अब हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट μ2 इंटू जहां जहां जो एंगल आपने लिखा है, जैसे गामा लिखा है तो गामा की जगह tan गामा माइनस tan बीटा, जहां जहां जो एंगल है उसकी जगह उस एंगल का tan μ1 इंटू tan अल्फा प्लस tan गामा। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे, और इसका रीजन क्या है, जस्ट लाइक साइन, बिकॉज रीजन आप दे सकते हैं ब्रैकेट में, फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। जैसे tan थीटा थीटा के इक्विवेलेंट होता है, sin थीटा भी थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो ये दोनों कंडीशंस हम यूज कर रहे हैं। पहले sin की जगह सिंपली एंगल लिखे, अब एंगल्स की जगह उनके tan लिख रहे हैं। अब अगला काम कुछ भी नहीं, अपने आप आपको क्लियर होता जाएगा। इस डायग्राम में देखिए कहीं से आपको tan गामा की वैल्यू मिल रही है, सो दिस इंप्लाइज दैट, हाँ ये था बेटा μ2 और ये है μ1, सो μ2 इंटू tan गामा। देखो कोई राइट ट्राइंगल है जहां से आपको tan गामा की वैल्यू मिल रही है, ये वाला राइट ट्राइंगल है ना MNC, tan गामा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये आ जाएगा MN अपॉन NC। हर बार MN अपॉन NC ही होगा। जैसे मैं डायग्राम में देखे बिना ही ये लिख सकता हूं tan बीटा MN अपॉन NI ही होगा। कैसे होगा आप डायग्राम देखिए, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। और हर केस में यही वैल्यू आएगी MN अपॉन NI। बात अलग है, ट्राइंगल कहीं राइट साइड पे बन रहा है कहीं लेफ्ट साइड पे। दैट इज इक्वल टू राइट साइड में आ गया μ1 इंटू tan अल्फा। tan अल्फा हमेशा होगा MN अपॉन NO, आप डायग्राम देख सकते हैं, प्लस tan गामा ऑलरेडी हमने लिखा MN अपॉन NC। ठीक है, tan बीटा MN अपॉन NI, tan अल्फा ऑपोजिट साइड MN अपॉन एडजेसेंट साइड NO। देखिए MN चारों टर्म्स के न्यूमरेटर, लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स है, राइट साइड पे दो टर्म्स है, MN चारों में कॉमन है न्यूमरेटर में, तो MN को कैंसल आउट कर सकते हैं। दो टर्म्स के डिनोमिनेटर में NC है, इन दोनों टर्म्स को एक साइड रख लो, तो इस टर्म को उठा के अगर मैं लेफ्ट साइड ले आऊं तो ये आ जाएगा μ2 अपॉन NC माइनस μ1 अपॉन NC, तो NC कॉमन आ गया, μ2 माइनस μ1 अपॉन NC। एंड राइट साइड पे इस टर्म को राइट साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा μ2, ये यहां नेगेटिव थी, राइट साइड में पॉजिटिव होगी, μ2 अपॉन NI प्लस μ1 अपॉन NO। राइट, अब एक काम करेंगे लास्ट में, जो जो डिस्टेंसेस हमने n से लिए हैं वो p से लेंगे। रीजन, बिकॉज पॉइंट n लाइज वेरी क्लोज टू पॉइंट p, सो यह है रेयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। सो दिस इंप्लाइज दैट μ2 माइनस μ1 अपॉन NC की जगह हम लिखेंगे PC, n जहां जहां n है उसकी जगह p लिख दीजिए, μ2 अपॉन PI प्लस μ1 अपॉन PO। इसके आगे आप रीजन दे सकते हैं, बिकॉज P लाइज वेरी क्लोज टू N, P लाइज वेरी क्लोज टू N, तो आप इस फॉर्म में लिख पाएंगे इसको। बस आगे अलोंग विद साइन कन्वेंशन इनकी वैल्यूज पुट करो। दिस इंप्लाइज दैट μ2 माइनस μ1, PC डिस्टेंस देखिए P से लेके C तक क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस R, μ2 अपॉन PI क्या इमेज डिस्टेंस, प्लस V, μ2 अपॉन प्लस V प्लस μ1 अपॉन माइनस U, PO डिस्टेंस क्या है माइनस U। साइन कन्वेंशन के साथ अप्लाई करेंगे तो ये जो साइन माइनस आया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो देखिए सेम फॉर्मूला आपके पास आ चुका कि नहीं, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में तो यही फॉर्मूला आ रहा है आपके पास। रे डायग्राम, स्नेल्स लॉ, I और R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, बाद में उनके tan MN न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो गए, NC वाली दोनों टर्म्स को एक साइड लाए, बाद में जो डिस्टेंसेस N से उनको P से मेजर किया, N की जगह P लिख दिया और उनकी वैल्यूज अलोंग विद साइन कन्वेंशंस इन टर्म्स ऑफ U, V एंड R आपने पुट कर दी, तो अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। दैट्स इट, हर केस में यही करना है बेटा आपको। ये बात आपको समझ आई? तो चलिए बेटा इसको क्विकली नोट कर लीजिए। तो पहला केस लिया मैंने, कॉन्वेक्स सरफेस एंड इमेज फॉर्म्ड इज अ रियल इमेज। कॉन्वेक्स सरफेस के साथ रियल इमेज का केस लिया।
तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर इमेज रियल की जगह वर्चुअल बने तो अब इसी डायग्राम में थोड़ी सी चेंज लाने वाला हूं मैं। अब रियल इमेज की जगह हम यहां पे वर्चुअल इमेज बनाएंगे। तो ये वर्चुअल इमेज किस तरह से बनेगी? तो बेटा वर्चुअल इमेज कब बनेगी ये चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब ऑब्जेक्ट करीब लाएंगे। थोड़ा सा जितना ऑब्जेक्ट करीब आएगा उतना वर्चुअल इमेज बनने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर से ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट हमें कैसा लेना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब मैंने थोड़ा करीब लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट। इससे दो रेज लेनी है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग चलेगी, दूसरी रे आप इस पॉइंट M पे इंसिडेंट करवा दीजिए। तो ये नॉर्मल पाथ, M को C से ज्वाइन करो, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रे का स्ट्रेट लाइन पाथ ही है। अब मान लीजिए ये स्ट्रेट जाने के बजाय, इधर जाने के बजाय बेंड तो हुई, बट इतना बेंड ना हुई कि ये इसको मीट करती। तो सपोज ये जो रे है ये यहां चल पड़ी। अब ये इतना बेंड नहीं हुई कि उसको मीट करती, तो रियल इमेज तो बनेगी नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे। तो पीछे प्रोड्यूस करने पे कहीं ना कहीं मीट करेंगी। तो ये अब इमेज बनी आई, बट अब की बार इमेज कैसी बनी? वर्चुअल। तो यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है R, जैसे पहले एंगल्स अल्फा बीटा गामा मार्क किए, पॉइंट O पे अल्फा, पॉइंट C पे गामा और पॉइंट I पे बीटा, 3 एंगल्स मार्क किए। हाँ, पहली इक्वेशन सेम रहेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट रेयर में है। तो μ2 इंटू R इज इक्वल टू μ1 इंटू I। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, ट्राइंगल OMC से आपको एंगल I की वैल्यू मिलेगी। अब भी देखो ट्राइंगल OMC में एंगल I तो एक्सटीरियर एंगल है, तो इक्वेशन नंबर 2 भी एज सच सेम आएगी, बट इक्वेशन 3 में चेंज आएगी। कैसे? अब ट्राइंगल IMC को देखिए, ये और ये वाला। तो ये डॉटेड लाइन हालांकि हमें ड्रॉ करनी है, बट चलिए मैं आपको ट्राइंगल दिखा रहा था। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल IMC में अब की बार R एक्सटीरियर एंगल है। नाउ R इज द एक्सटीरियर एंगल। तो अब इक्वेशन क्या आएगी? R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। पहले क्या आ रही थी? R इंटीरियर एंगल था, R गामा माइनस बीटा आ रहा था। अब R आ जाएगा बीटा प्लस गामा को हो या गामा प्लस बीटा, एक ही बात है, क्योंकि नाउ R इज द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो बस ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट करनी है। तो पहले जहां गामा माइनस बीटा था, अब क्या आ गया? गामा प्लस बीटा आ गया। R की वैल्यू बस इतनी सी चेंज आ रही है। उसके बाद यहां साइन पॉजिटिव आ गया। फिर आपने इनके tan ले लिए, tan की वैल्यूज वही आएंगी। ट्राइंगल्स में देख लीजिए आप, यही जो वैल्यूज हैं, mn कैंसल आउट हो गया, यहां साइन पॉजिटिव था। ये लेफ्ट साइड सेम आई, μ2 माइनस μ1 अपॉन NC। लेकिन अब जब ये राइट साइड में जाएगा μ2 अपॉन NI, तो यहां पे ये साइन नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अब ये राइट साइड आ गया, यहां पॉजिटिव था तो उधर नेगेटिव हुआ। ओके, तो यहां ये साइन नेगेटिव रहेगा। अब देखो बेटा, जब अलोंग विद साइन कन्वेंशंस ऑफ वैल्यूज पुट करेंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो नेगेटिव था ही था। क्या अब इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? -v आ गया। तो जब इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव आ गया तो इस v की जगह एक साइन ये नेगेटिव था और एक ये -v पुट किया, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, यहां -u आ गया। तो देखिए फिर से सेम फॉर्मूला आ रहा है। तो ये आ गया दूसरा केस। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में ही है, कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज का केस भी डिस्कस कर लिया, दूसरा वर्चुअल का भी डिस्कस कर लिया। कनकेव के केस में बनेगी ही वर्चुअल, कनकेव के केस में ये बननी ही वर्चुअल है। ठीक है, तो अब मैं तीसरा केस वो आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जिन्होंने ये नोट करना है वो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो मैं तीसरे केस पे चल रहा हूं, जब हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा लेंगे? कनकेव, ना कि कॉन्वेक्स। तो अब हम कॉन्वेक्स सरफेस की जगह कनकेव सरफेस लेने जा रहे हैं, और अब की बार बनेगी ही वर्चुअल इमेज। अब रियल के चांसेस ही नहीं है, अब रियल इमेज बन ही नहीं सकती। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट केस, जब सरफेस कनकेव है तो अगेन ये डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, दिस इज डेंसर मीडियम, बट ये जो सेपरेटिंग बाउंड्री है ये कनकेव बाउंड्री है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपसे बोला था,
आप दो मीडिया बनाइए, μ2 μ1 को सेपरेट कीजिए, कनकेव या कॉन्वेक्स बाउंड्री जैसे भी है, और उसके बाद क्या बोला था कि आपको क्या ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे ये जो पॉइंट है दिस इज पोल P मार्क किया, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे इस स्फेरिकल सरफेस का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, तो सपोज ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C मैंने यहां मार्क कर दिया। अब क्या होगा बेटा, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, पॉइंट ऑब्जेक्ट, हमने पहले कहा था कैसा ऑब्जेक्ट हम लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो आपका जहां मन करे वहां पे आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लो। सपोज मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे रखा O, अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो रेज लेके चलना है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, वो तो हमेशा स्ट्रेट जाएगी, दूसरी रे बेटा मान लीजिए ये इस पॉइंट M पे लाके मैंने इंसिडेंट करवाई। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट M पे आपको नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। दिस इज पॉइंट, लेट अस से मैं यहां लिखता हूं दिस इज पॉइंट M। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ही हमें पता चलेगा ये कहां को बेंड होगी। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है बेटा, हम पॉइंट M को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे पॉइंट C से। सो दिस लाइन इज द नॉर्मल लाइन, सिंस दिस लाइन इज द नॉर्मल लाइन, तो ये जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I बनेगा। अब अगर ये रे स्ट्रेट जाती तो ये इधर जाती, कहां बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। पहले जब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही थी तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड हो रही थी क्योंकि नॉर्मल इधर था, लेकिन अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ये सीधा जाती तो यहां जाती, या ये इसका पाथ होता, ठीक है, ये इसका पाथ है। अब ये बेंड हो गई यहां को, तो ये एंगल बन गया R। इसी रे को अगर आप पीछे प्रोड्यूस करें तो ये कहीं यहां आके मीट करेगी, क्योंकि अब एक्चुअली तो मीट नहीं करेंगी तो यहां बनेगी ही वर्चुअल इमेज, राइट। चलिए, तो ये रे मैंने यहां पे प्रोड्यूस कर दी, तो ये जो पूरा एंगल है ये एंगल I है। अब अगर ये वाला एंगल R है तो यहां पर इसी एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल R होगा। फिर बताया था तीन एंगल्स मार्क करने हैं, अल्फा पॉइंट O पे, बीटा पॉइंट I पे जहां इमेज बन रही है, और गामा यहां पे। उसके बाद क्या बताया था, पॉइंट M से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये आ गया पॉइंट N, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, फर्स्ट इक्वेशन एज सच आ गई, ऑब्जेक्ट और एरर मीडियम में है। फिर आपने ट्राइंगल OMC से एंगल I की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ट्राइंगल OMC, दिस ट्राइंगल OMC, अब यहां बेटा I इंटीरियर एंगल, अब गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो चूंकि अब गामा एक्सटीरियर एंगल है तो यहां पे क्या आ जाना चाहिए, गामा इज इक्वल टू I प्लस अल्फा। बट हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा एंगल चाहिए था, हमें तो एंगल I चाहिए ना। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, तो यहां पर एंगल हमारे पास आ गया I की वैल्यू गामा माइनस अल्फा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करेंगे। फिर ट्राइंगल IMC, तो यहां पे भी R इंटीरियर एंगल है, गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो यहां पे फिर से गामा इज इक्वल टू, वो जो पहले वाले केस में इक्वेशन आई थी, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, रीजन वही एक्सटीरियर एंगल। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब इसको उठा के पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां आ जाएगा μ2 टाइम्स गामा माइनस बीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा। फिर इन एंगल्स के tan लेंगे, यहां साइन नेगेटिव रहेगा, ये आ जाएगा tan गामा माइनस tan अल्फा। अब tan गामा की वैल्यू पुट कर दी, ये साइन नेगेटिव होगा, यहां पे tan बीटा mn अपॉन ni ही होगा, आप देख सकते हैं mn अपॉन ni इज tan ऑफ बीटा, μ1 इंटू tan गामा, तो ये आ जाएगा mn अपॉन nc, और यहां साइन माइनस तो mn अपॉन no। mn को कैंसल आउट किया, nc वाली दो टर्म्स थी, ये μ2 अपॉन nc, ये μ1 अपॉन nc, इसको लेफ्ट साइड पे लाए तो ये एज सच आ गया। अब इसको उठा के राइट साइड में ले आए तो ये आ गया प्लस μ2 अपॉन ni, और ये ऑलरेडी यहां पे साइन नेगेटिव है। फिर आपने जो जो डिस्टेंसेस n से मेजर किया उनको p से मेजर करेंगे, यहां पे p आ गया, तो यहां पर देखिए बेटा ये साइन नेगेटिव है, एज सच आ गया। अब अलोंग विद साइन कन्वेंशंस वैल्यूज पुट करो, तो बेटा अब की बार तीनों नेगेटिव है, r भी नेगेटिव है, इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट आ रहे हैं, v डिस्टेंस भी नेगेटिव है -v,
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u डिस्टेंस भी नेगेटिव है, तो यहां तीनों के साथ साइन नेगेटिव आएगा, -r प्लस μ2 अपॉन -v और प्लस -μ1 अपॉन -u। चूंकि तीनों में माइनस है तो आप माइनस कॉमन लेके कैंसल आउट कर सकते हैं। तो देखिए फिर से सेम फॉर्मूला आ गया कि नहीं, गॉट इट। तो ये चीज आई होप आपको समझ आई होगी। अब मैं बेटा अगला केस लेके चलता हूं आपके सामने। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम, तो अब ऑब्जेक्ट को उस साइड रखेंगे या डेंसर मीडियम लेफ्ट साइड पे बना लो, दोनों ऑप्शंस आपके सामने खुले हैं। तो अगेन सरफेस कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है। कॉन्वेक्स होगा तो रियल इमेज भी बन सकती है, वर्चुअल भी। रियल कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट दूर होगा। वर्चुअल कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट बहुत करीब होगा। तो मैं आपके सामने एक केस ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये 6 के 6 केसेस की रे डायग्राम्स मुझे आपकी कॉपीज पे चाहिए, अलॉन्ग विद द डेरिवेशन, कि आपको फाइनली इस फॉर्मूले तक अराइव करना है। जो करना चाहते हैं, जो सिंसियर हैं, जो नहीं सिंसियर हैं, वो आपकी इच्छा बेटा। स्मार्ट लोग तो करेंगे, कौन नहीं करेंगे, जो ओवर स्मार्ट है। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, जस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट होना चाहिए हमें। तो चलिए, अब की बार मैंने डेंसर मीडियम लेफ्ट साइड पे बना दिया μ2, आप राइट साइड पे भी रख सकते हैं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये रेयर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। सरफेस मैंने कैसा लिया, कॉन्वेक्स। तो इसके बाद हम क्या करते थे, μ2 और μ1 को सेपरेट कर दिया कॉन्वेक्स बाउंड्री से। अब हम ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, इसको हम नाम देंगे P। अब ये जो सफेरिकल सरफेस है, इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब मार्क करेंगे C। चलिए ये आ गया। अब जहां आपका मन करे आप वहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया यहां पे, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O। अब 2 रेज लेकर चलना है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी, स्ट्रेट पास करेगी। कोई दूसरी रे, मान लीजिए मैंने ये इस पॉइंट M पे लाके इंसिडेंट करा दी, पॉइंट M। अब ये कहां बेंड होनी चाहिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सबसे पहले नॉर्मल लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पॉइंट M को मैं पॉइंट C से ज्वाइन कर देता हूं। दिस लाइन इज द नॉर्मल लाइन। अब मैं थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूं बेटा, डायग्राम थोड़ी सी अनटाइडी हो रही है, लेकिन लॉजिक अगर आपने पिक कर ली है तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। दिस एंगल इज I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंड दिस लाइन इज द नॉर्मल लाइन। सो दिस लाइन इज नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब अगर ये रे जो कि सीधा यहां जा रही थी, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, जस्ट अ मोमेंट बेटा। तो ये आ गया। अब अगर ये स्ट्रेट जाती तो कहां जाती, इधर ऐसे जा रही थी ना, बट अब ये कहां बेंड होगी, बजाय स्ट्रेट जाने के थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अगर तो ये ज्यादा बेंड होगी, इतना सफिशिएंटली बेंड हो गई कि यहां मीट कर गई, तो रियल इमेज आई। अगर थोड़ा कम बेंड होती तो पीछे प्रोड्यूस करने पे इमेज O के भी पीछे बनती, उस केस में वर्चुअल इमेज बनती, ठीक है। सो तब वहां पे वर्चुअल, और अगर C के आगे ऑब्जेक्ट रखोगे फिर रे यहां जाएगी, जब इधर से इधर बेंड होगी फिर तो वर्चुअल श्योर शॉट बनेगी ही बनेगी। बट C के करीब भी वर्चुअल बन सकती है इस केस में, अगर ये इतना सफिशिएंटली बेंड ना कर पाए। तो एनीवे ये जो एंगल बना बेटा, ये एंगल R बन गया। अब मैंने बताया था यहाँ एंगल अल्फा पॉइंट O पे, यहाँ C पे गामा, यहाँ एंगल बीटा, यहाँ से आपने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर N, ठीक है। अब आपने अगेन वही काम करने हैं जो पहले किए। सबसे पहले आपने स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। अब की बार μ2 बाय μ1 अगर मैं लिखूं तो यहां μ1 बाय μ2 लिख लो, μ2 बाय μ1 की जगह, क्योंकि एंगल I अब μ2 में है और R कहां पे है, डिनोमिनेटर में है, वो μ1 में है। तो आप इसको लिख सकते हैं μ1 अपॉन μ2, या μ2 अपॉन μ1 लिखेंगे, फिर साइन R अपॉन साइन I है। डिनोमिनेटर में अगर μ1 है तो μ1, अगर आप यहां लिखते हैं μ2 अपॉन μ1, तो μ2 जो कि न्यूमिनेटर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में, उसमें बनने वाला एंगल डिनोमिनेटर में आना चाहिए था। अगर μ2 बाय μ1 लिखते तो साइन I डिनोमिनेटर में आता, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने μ1 बाय μ2 लिख दिया, ठीक है।
तो अब इसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा, μ1 इंटू आर इज इक्वल टू μ2 इंटू आई। तो जब जब ऑब्जेक्ट डेंसर में होगा इन तीनों केसेस में ये इक्वेशन नंबर 1 तो इंटैक्ट रहेगी। अब ट्राइंगल OMC से, तो देखिए यहां पे ट्राइंगल OMC, इसमें आई इंटीरियर एंगल है, गामा एक्सटीरियर एंगल है, सो गामा इज आई प्लस अल्फा एक्सटीरियर एंगल, तो इक्वेशन नंबर 2 वही आ गई। ट्राइंगल IMC में अब आर एक्सटीरियर एंगल है, जब आर एक्सटीरियर एंगल है तो आर क्या हो जाएगा, गामा प्लस बीटा, बिकॉज इट इज एक्सटीरियर एंगल। तो चूंकि आर गामा प्लस बीटा तो यहां ये वैल्यू आ गई। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, उसके बाद यहां साइन प्लस आ जाएगा और यहां गामा माइनस, हाँ आई की वैल्यू, आई एम सॉरी यहां पे थोड़ी सी चेंज है, दिस इज μ1 एंड दिस इज μ2, सो μ2 इंटू गामा, सॉरी ये ठीक है, μ2 इंटू गामा माइनस अल्फा एंड μ1 इंटू गामा प्लस बीटा। तो यहां पे μ1 tan गामा प्लस tan बीटा और μ2 यहां पे आएगा μ2 टाइम्स tan गामा माइनस tan अल्फा। तो अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, दिस इज μ1 mn अपॉन nc प्लस mn अपॉन ni, दिस इज μ2 इंटू mn अपॉन nc माइनस mn अपॉन no, mn कैंसल आउट हो गए। अब ये आ गया μ1 माइनस μ2, nc वाली टर्म्स को एक साइड ले आए, ये टर्म राइट साइड पे आ गए तो ये नेगेटिव होगी, माइनस μ1 अपॉन ni प्लस माइनस μ2 अपॉन no। फिर जो जो डिस्टेंसेस आपने n से मेजर किए हैं आप उनको n की जगह यहां पे p लिखते जाएंगे, ये μ1 अपॉन pi माइनस μ2 अपॉन po। अब देखिए बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, दिस इज माइनस u, r भी नेगेटिव है माइनस r, हाँ अब की बार v डिस्टेंस पॉजिटिव है क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज राइट साइड पे बन रही है। सो ये आ गया हमारे पास। तो बेटा यहां पे अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो यहां पे माइनस r, हाँ ये प्लस v होगा और यहां पर ये डिस्टेंस जो है दैट इज माइनस, हाँ बेटा यहां पे भी साइन माइनस था ये वाला फॉर्मूले का, तो ये साइन माइनस है और ये अपॉन माइनस u आ गया, ठीक है। तो अब आप एक काम करो ना, अब तीनों से माइनस कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल आउट करो जरा, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आ रहा है आपके पास कि नहीं। इसी तरह इसके केस में वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, वो खुद ड्रॉ कीजिए, और अगर सरफेस कनकेव बनाएंगे फिर तो वर्चुअल बनेगी ही बनेगी। अब आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं जितने लॉजिक्स मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ये पार्ट अटेम्प्ट कीजिए। रिफ्रैक्शन एट सफेरिकल सरफेसेस में 6 केसेस, ऑब्जेक्ट रेयर में है तो भी 3 केसेस, कॉन्वेक्स में रियल और वर्चुअल इमेज, कनकेव में सिर्फ वर्चुअल, और यही 3 केसेस जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है। फाइनली ये 2 फॉर्मूले आने वाले हैं, ये फॉर्मूले याद भी रखने हैं और ये फॉर्मूले आपको डिराइव करके भी देखने हैं, ठीक है। तो ये डिराइव करने के बाद फिर मैं अभी आगे बढ़ूंगा अगले टॉपिक पे, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी केसेस की प्रैक्टिस अभी नहीं करना, बाद में करना, अभी मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, वो हम डिराइव करने जा रहे हैं, राइट। हाँ जी बेटा, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बाय कॉन्वेक्स लेंस के केस में लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, बाय कनकेव के केस में आपने खुद करके देखना है। सिर्फ फर्क पड़ेगा तो रे डायग्राम का, रे डायग्राम थोड़ी हटके आएगी, बाकी रिटन पार्ट सारा का सारा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अगर एग्जाम में आई तो कम से कम भी 3 मार्क्स में आएगी, 3 मार्क्स से कम में नहीं आने वाली। और अगर रिफ्रैक्शन एट सफेरिकल सरफेस और ये दोनों पूछ लिए तो कम से कम 5 मार्क्स में आएगा। और बहुत ज्यादा चांसेस है डेरिवेशन आने के, या रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म के, या इसके सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे कि ये डेरिवेशन आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला चीज क्या है। बेटा एक ऐसा फॉर्मूला जो लेंस बनाने में हमारी हेल्प करे, लेंस मेकर के लिए, जिसने लेंस बनाना है उसके लिए ये फॉर्मूला है। मान लीजिए हम लेंस डिजाइन करते हैं, तो लेंस डिजाइन करते वक्त हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, हमें इतनी पावर या इतनी फोकल लेंथ का लेंस चाहिए। और वैसे भी हम जानते हैं पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो एक ही बात होगी, फोकल लेंथ कहें या पावर कहें। जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है +0.25, +0.5, -0.25, इतनी पावर का लेंस चाहिए।
तो पावर पता तो फोकल लेंथ पता ना, तो पावर और फोकल लेंथ इनमें से कुछ भी एक चीज आ जाए तो दूसरी हमें अपने आप मिल जाती है। तो हम ऐसा कहें कि हमारी रिक्वायरमेंट है एक लेंस बनाना जिसकी फोकल लेंथ हमें पता है या पावर पता है, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, मटेरियल, जिस मटेरियल से हमें लेंस बनाना है उस मटेरियल का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यस और नो। मटेरियल हमारे पास है, ग्लास हमारे पास है, या जो भी मटेरियल है जिससे हमें लेंस बनाना है उसका म्यू हमें पता है, और दूसरी जरूरत हमारी क्या है, हमें पता चल गया हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें फोकल लेंथ f का लेंस चाहिए। अब हमें लेंस बनाना है तो लेंस बनाते वक्त हम करेंगे क्या, हम दोनों सरफेसेस को कर्वेचर देंगे कि नहीं। तो जब दोनों सरफेसेस को कर्वेचर देंगे तो दोनों सरफेसेस के रेडियाई कर्वेचर, लेट अस से R1 एंड R2 ये होंगे। तो अब हमें R1 R2 डिसाइड करना है कि R1 R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो R1 R2 की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले से मिलेगी, एक ऐसा फॉर्मूला जो रिलेट करेगा इन सारी क्वांटिटीज को, म्यू को, f को, R1 R2 को। सच ए फॉर्मूला इज सेड टू बी लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला सबसे पहले लिख देता हूं, है क्या है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, 1/f कहो या आप इसकी जगह पावर भी लिख सकते थे, दैट इज म्यू -1 इंटू 1/R1 -1/R2। R1 पहले सरफेस, क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, तो पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फॉर्मूला बेटा जी आपको डिराइव करना है। अभी बाय कॉन्वेक्स के केस में मैं डिराइव करने जा रहा हूं, मैं सीधा उसके बाद एप्लीकेशन पे आऊंगा। बाय कनकेव में आप खुद डिराइव करके देखेंगे, ठीक है। उसमें बस रे डायग्राम में चेंज आएगी, रिटर्न पार्ट सारा का सारा सेम होगा। हाँ, अगर कोई सरफेस प्लेन है, हमने ये भी डिस्कस किया था, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कनकेव लेंसेज हो सकते हैं। अगर सरफेस प्लेन है तो उसके r की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस के लिए r की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, इनफाइनाइट, राइट। तो चलिए हम डेरिवेशनल पार्ट पे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल इजी है। ये मैंने एक बाय कॉन्वेक्स लेंस पहले ड्रॉ किया, फिर मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर C। अब दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं तो दो पोल होंगे, एक आ गया पोल 1, एक आ गया पोल 2, P1 P2 से इन पॉइंट्स को मैंने मार्क किया। अभी पिछले केसेस में हमने देखा था पोल के बाद हम क्या मार्क करते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे भी हमारे लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को मार्क करना जरूरी है। सपोज ये जो पहला सरफेस ये है XP1Y, ये इस तरह के सफेयर का हिस्सा है। अगर पूरा सफेयर इमेजिन करो तो ऐसे बन रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड पे आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इस केस में C1 राइट साइड पे होगा। कई बार बच्चे C1 लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करते हैं तो उनकी रे डायग्राम में एरर हो जाता है। ये बेसिक अगर सही होंगे रे डायग्राम अपने आप बनेगी, रटनी नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करनी है कि सही बन रही है कि नहीं। दूसरा सरफेस XP2Y, ये भी स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो इसको मैंने मार्क कर दिया C2, राइट। अब क्या करना है, अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है जिसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे ही प्लेस करना है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, कहीं पे भी जहां मन करे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे O। पहले रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे, इसकी इमेज बनाएंगे, बाद में फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट O से 2 रेज लेकर चलना है, ठीक है। अच्छा, कुछ वैल्यूज ऑलरेडी मार्क कर देते हैं। ये लेंस थिन है, P1 P2 C के बहुत करीब है, इसलिए P1 P2 से जो भी डिस्टेंसेस लेने हैं हम उन डिस्टेंसेस को C से मार्क कर सकते हैं। तो C2 का डिस्टेंस क्या होगा, R2 होगा कि नहीं होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर 2। और ये जो डिस्टेंस होगा ये R1 होगा। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, U से, यस और नो। फाइनल इमेज जहां बनेगी उसके डिस्टेंस को V से डिनोट करेंगे। तो चलिए एक रे हमने ली, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग गई, ये स्ट्रेट पास करेगी अनडेविएटेड। अब यहां कोई वो अल्फा बीटा गामा नहीं, वो सब हम कर चुके हैं, बस ये। अब दूसरी रे जहां आपका मन करे वहां इंसिडेंट करा दो। सपोज मैंने इस पॉइंट M पे ये रे इंसिडेंट करवाई, तो पहले सरफेस में पॉइंट M पे रे इंसिडेंट करवाई। अब ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, दिस इज डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू सराउंडिंग मीडियम μ1 जो कि रेयरर मीडियम है। यहां पे फिर से मीडियम कौन सा है, μ1। अब ये रेयर से डेंसर में गई तो कैसे बेंड होगी, क्या ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होनी चाहिए या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बताइए। यस, इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो सबसे पहले पॉइंट M पे नॉर्मल लाइन तो ड्रॉ करें हम। तो C से ज्वाइन किया तो ये आ गई नॉर्मल लाइन।
नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, अगर ये स्ट्रेट जाती तो ये इसका पाथ था, ये इधर जाती, बट ये इधर जाने के बजाय बेंड हो जाएगी कहाँ पे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इधर बेंड हुई। अगर ये रे, अगर ये दूसरी बाउंड्री ना होती, वापस ये डेंसर से रेयर में ना होती, अगर ये डेंसर मीडियम ही कंटिन्यू करता, तो ये रेज यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मीट करती। इसको हम नाम दे देते हैं आई डैश। अगर ये दूसरी बाउंड्री ना होती, अगर ये डेंसर मीडियम कंटिन्यूड होता, वो जो सबसे पहले वाली रे डायग्राम हमने बनाई, जब कॉन्वेक्स बाउंड्री थी, ऑब्जेक्ट रेयर में था, तो इमेज डेंसर में बन रही थी। हालांकि अब यहां दूसरी रिफ्रैक्शन भी है, तो दूसरी रिफ्रैक्शन को भी हम कंसिडर करेंगे, बट फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए ये इमेज होगी। तो ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इमेज है, इसके डिस्टेंस को मैं मार्क कर दूंगा v डैश, नॉट v, क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं है, तो इसको हम v डैश मार्क करने जा रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया v डैश। बट यहां पे सेकंड रिफ्रैक्शन हुई सरफेस xp2y पे, तो अब ये डेंसर से रेयर में आ रही है, तो इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सपोज ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं n। तो चूंकि अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी, तो हमें पहले नॉर्मल तो ड्रॉ कर लेना चाहिए, यस और नो। तो इस सरफेस का सेंटर ये है, तो इसके सेंटर को स्फेरिकल सरफेस पे हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, हम उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करते हैं। तो इसके लिए सेकंड सरफेस के लिए नॉर्मल ये आ गया। नाउ शुड इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? सीधा जाती तो यहां, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई, तो ये यहां कहीं आकर मीट की, तो फाइनल इमेज इस पॉइंट आई पे बनी। तो ये जो पॉइंट आई का डिस्टेंस है इस सी से, इस डिस्टेंस को हम मार्क करेंगे v, क्योंकि ये फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज है। तो पहली रिफ्रैक्शन के लिए पॉइंट O ऑब्जेक्ट है और I डैश इमेज है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए I डैश ऑब्जेक्ट है और I इमेज है, बट I डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए जरा हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसके बाद आप लिखेंगे रिटन पार्ट कैसे होगा, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, for first refraction at surface xp1y, for first refraction at surface xp1y, xp1y के लिए O is a point object, O is a point object and I dash is the image। ये I dash इसकी इमेज है, I dash is the image formed फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए। या ऐसा भी लिख सकते हैं, I dash is the image formed if the refracted rays, the refracted rays, refracted rays ये और ये पहली रिफ्रैक्शन के बाद ये तो सीधा ही जा रही है, और ये दूसरी वाली रे, refracted rays were allowed to continue in denser medium, were allowed to continue in denser medium। तो ये डेंसर मीडियम में ही अगर चलती तो इमेज कहां बनती, I डैश पे। सो O इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके साथ एक चीज और लिख लेना, पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग इन रेयरर मीडियम, ये रेयरर मीडियम में है। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है रेयरर मीडियम में, जब जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होता है, तो ये फॉर्मूला है। तो देयरफॉर हम यही फॉर्मूला यहां पे लिख लेंगे, देयरफॉर μ2 अपॉन v, लेकिन अब v की जगह क्या लिखेंगे, v डैश, इस इमेज के डिस्टेंस को v डैश लिखेंगे, माइनस μ1 अपॉन u, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, क्योंकि पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे ना, राइट। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब ध्यान से समझना बेटा, यहां बच्चों को कई बार डाउट होता है, ये जो अगली स्टेटमेंट है मेरी, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन एट xp2y, xp2y पे जो सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रही है, इसके लिए अब यहां इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट होता है बच्चों को, अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं अच्छे से। I डैश इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, I डैश इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। हाँ, अब यहां कईयों को डाउट रहेगा, सर डेंसर नहीं है, ये तो रेयर है। एंड I इज द इमेज फॉर्म्ड, I क्या है, इमेज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज क्या है, इमेज I। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, और ये मैंने लिखा कि फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन एट द सरफेस xp2y, I डैश इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। तो बेटा ध्यान से समझना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंसिडेंट रेज का कॉमन पॉइंट। तो
तो यहां को छोड़ दो, सिर्फ इस सरफेस को देखो। इसके लिए इंसिडेंट रेज कौन कौन सी हैं? एक ये और एक ये। यस, इन दोनों का कॉमन पॉइंट पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो नहीं मिलेगा, आगे प्रोड्यूस किया तो यहां आके मीट की। तो ये क्योंकि प्रोड्यूस करने पे इंसिडेंट रेज मीट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट रियल नहीं है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। और डेंसर मीडियम में क्यों कहा? बेटा इसको मत देखो, यहां सचमुच में तो इमेज बनी ही नहीं ना। ये रेज किस मीडियम से चलते हुए आ रही थी? डेंसर मीडियम से आ रही थी कि नहीं? इंसिडेंट रेज डेंसर मीडियम में है ना, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, इस सरफेस के लिए, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। इंसिडेंट रेज डेंसर मीडियम से आ रही है और ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इसलिए कहा फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन एट x p2y I dash इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। ये मत देखो कि यहां रेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसिडेंट रेज डेंसर में थी और चूंकि पीछे मीट नहीं कर रही, पीछे कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट आगे मिल रहा है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और डेंसर मीडियम में। तो जब जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। Therefore अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? μ1 अपॉन v, फाइनल इमेज इज v माइनस μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है ना, तो इसका डिस्टेंस क्या है? v डैश, दैट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। बस ये काम कर लिया तो बाकी अपने आप हो गया। नाउ एडिंग 1 and 2 व्हाट डू वी गेट? एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 व्हाट डू वी गेट? देखते हैं जरा हमें क्या मिलता है 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो मैं यहीं पे एडिंग करके दिखाता हूं आपको एडिशन। जैसे ही बेटा जी आप इसको ऐड करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। तो देखिए व्हाट डू वी गेट? लेफ्ट साइड पे क्या आ गया? μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। सो वी गेट μ1 टाइम्स 1 बाय v माइनस 1 बाय u आया। और राइट साइड में क्या आ रहा है? अगर मैं μ2 माइनस μ1 को कॉमन लूं, μ2 माइनस μ1 हमने लिया कॉमन, μ2 माइनस μ1 कॉमन लीजिए, यहां से क्या बचा? 1 बाय r1 इक्वेशन नंबर 1 से, और 2 से बचा माइनस 1 बाय r2, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में μ1 माइनस μ2 था, ना कि μ2 माइनस μ1। समझ आई ये बात आपको? ये कॉमन लिया हमने, यहां μ1 माइनस μ2 था, तो ये नेगेटिव ऑफ दिस है, इसलिए यहां क्या बचा? माइनस 1 बाय r2। तो बस बेटा अब मैं इसके आगे का पार्ट यहां पे लिख रहा हूं। इसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। आपने क्या करना है? इस μ1 को राइट साइड में ले आओ यहां पे। दिस इंप्लाइज दैट 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 आ गया। इस μ1 को यहां ले आए। ओके, सो 1 बाय v माइनस 1 बाय u क्या होता है? 1 बाय f। ब्रैकेट में रीजन दे देना आगे, मैं यहां लिखने रहा हूं ब्रैकेट में, बिकॉज 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज 1 बाय f। यहां आप लिखिए थिन लेंस फॉर्मूला। तो यहां पर क्या बचा? यहां बचा μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1 दैट इज 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो यही फाइनली हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाय f इज इक्वल टू μ21 माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। एक्चुअली लेंस फॉर्मूला ये है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये वाला जो मैंने बताया। फर्क क्या है इसमें और इसमें? इसमें सिंपली म्यू लिखा है, इसमें लिखा है μ21, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम। तो यही एक्चुअल फॉर्मूला है। हाँ, ज्यादातर लेंसेज हम एयर में यूज करते हैं। इफ मीडियम 1 इज एयर देन μ21 की जगह सिंपली हम म्यू लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तो बेटा यहां पे लोगो होगा इसलिए आपको दिखेगा नहीं शायद, तो आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में। इफ मीडियम 1 इज एयर, इफ मीडियम 1 इज एयर, इफ मीडियम 1 इज एयर और वैक्यूम, अगर तो ये एयर या वैक्यूम है देन μ21 is just equal to mu, that is absolute refractive index of medium of lens. Fine? तो ये फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। That's it. This is lens maker's formula. अब इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे तो वो भी हम करके देखते हैं। फिलहाल ये आप इस तरह से डिराइव करेंगे और बाय कनकेव के केस में ये रे डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद देखना रिटन पार्ट सारा सेम होगा, सारा सेम होगा। ठीक है, तो वो भी आप करके रखेंगे और इच्छा होगी तो आप सेंड कर सकते हैं मुझे। जिन लोगों को लगता है कि उनको प्रैक्टिस करनी और चेक करवाना तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है,
सो अब मैं इस पार्ट को बेटा रब करने जा रहा हूं। अब मैं लेंस मेकर फॉर्मूला की एप्लीकेशन आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, जहां पे भी सरफेस स्फेरिकल होगा, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस होगा, तो वहां पे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस के फॉर्मूले अप्लाई होंगे और किसी भी लेंस पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले फंडामेंटल बेटा याद होंगे तो ये आप अपने आप कर पाएंगे। अच्छा, ये चीज आप जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और पावर पॉजिटिव होती है और कनकेव की नेगेटिव होती है। कैसे? तो यहां से भी अगर आप देखें, मान लीजिए ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, ये पहला सरफेस है, तो ये इसका सेंटर है C1, तो यहां जो R1 है वो पॉजिटिव होगा और ये जो R2 है ये C2 है, तो R2 नेगेटिव होना चाहिए, माइनस, राइट। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, R1 की वैल्यू पॉजिटिव और R2 की नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन कैंसल आउट होंगे और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ओवरऑल फोकल लेंथ क्या आएगी? पॉजिटिव। दूसरा, अगर आप बाय कनकेव में इसको अप्लाई करें, बाय कनकेव में पहले सरफेस का कर्वेचर इस साइड है, तो इसका सेंटर C1 इधर होना चाहिए, इसके केस में R1 नेगेटिव होगा और इसके केस में R2 पॉजिटिव होगा। R2 पॉजिटिव और R1 नेगेटिव। अच्छा, इसकी जगह नेगेटिव वैल्यू पुट करो और इसकी जगह पॉजिटिव, तो दोनों टर्म्स नेगेटिव हो गई, तो अल्टीमेटली फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी। तो इस तरह से आप लेंस मेकर फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं कि बाय कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और कनकेव के केस में जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आई? ओके। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, इफ अ ग्लास लेंस is immersed in air, if a glass lens is immersed in air, what is the effect on focal length? क्या उसकी focal length बढ़ेगी या कम हो जाएगी? What is the effect on focal length? तो इसकी focal length में क्या चेंज आएगी? पहले तो ये हम डिस्कस करते हैं कॉमन सेंस यूज करके, कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, पहले मैंने इसको एयर में रखा, तो ये रेज ये यहां पर आकर कहीं मीट कर गई, तो ये इसका आ गया फोकस। तो ये जो लेंथ होगी, ये जो डिस्टेंस होगा, ये होगा फोकल लेंथ इन एयर। एफ विद द सब्सक्रिप्ट ए लिख रहा हूं, मतलब फोकल लेंथ इन एयर। पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट हो, तो जहां पे ये मीट करती हैं रिफ्रैक्शन के बाद, उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, और इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा? फोकल लेंथ। तो ये आ गई फोकल लेंथ इन एयर। अगर बेटा इसी लेंस को मैं वाटर के अंदर इमर्स कर देता हूं, तो क्या होगा? क्या ये यहीं पे कन्वर्ज होंगी, इससे दूर कन्वर्ज होंगी कि पास कन्वर्ज होंगी? सोचिए। देखिए, बेंडिंग का कारण क्या होता है? चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। तो अभी तक हम क्या जानते हैं? ये मीडियम रेयर है, तो पहले एयर था, तो म्यू ऑफ एयर क्या होता है? 1, और ये है म्यू ग्लास। ग्लास का म्यू 1.5, हालांकि डेंस फ्लिंट ग्लास का इससे ज्यादा हो सकता है 1.62, बट चलिए ऑन एन एवरेज हम इसको 1.5 लेकर चलते हैं। ठीक है। सो अगर ये म्यू ग्लास 1.5 है, तो पहले रे 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1.5 में जा रही थी, कितनी ज्यादा चेंज आ रही थी। लेकिन अगली बार मैंने यहां वाटर रखा, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। पहले 1 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से 1.5 में रे एंटर कर रहे थे, 1.33 से 1.55 में एंटर कर रही है। तो चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी पहले केस में ज्यादा थी, दूसरे केस में बड़ी कम है। पहले केस में 0.5 की चेंज आई, दूसरे केस में 0.17 की चेंज आई। तो इसका मतलब दूसरे केस में जब वाटर से ग्लास में एंटर करेंगे तो बेंडिंग कम होगी। जब बेंडिंग कम होगी तो ये रेज दूर जाके मीट करेंगे कि नहीं, और जब ये रेज दूर जाकर मीट करेंगी तो ये जो फोकल लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये फोकल लेंथ इन वाटर है, तो पक्की बात है फोकल लेंथ इन वाटर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इन एयर। हाँ, पावर कम हो गई, फोकल लेंथ बढ़ गई, क्योंकि बेंडिंग कम हुई। बेंडिंग क्यों कम हुई? क्योंकि चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। पहले एयर से ग्लास में जा रही थी 1 से 1.5, अब वाटर से ग्लास में जा रही है 1.33 से 1.5। तो ये हमने कॉमन सेंस अप्लाई किया, इसमें हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। बट अगर हम फॉर्मूला यूज करें
तो देखिए बेटा, सबसे पहले फोकल लेंथ इन एयर, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं सब्सक्रिप्ट ए से, दैट इज इक्वल टू म्यू ग्लास -1 इंटू 1/r1 -1/r2 होना चाहिए। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अगली बार आपने इसको वाटर के अंदर इमर्स किया तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ वाटर, फोकल लेंथ ऑफ वाटर नहीं, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इमर्स्ड इन वाटर, FW। तो यहां क्या बताया था, ये म्यू नहीं है, बेसिकली ये म्यू 2/1 है, लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो पहले तो सराउंडिंग एयर थी तो अपॉन 1 आएगा, अभी आ जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू वाटर -1 इंटू 1/r1 -1/r2। यस और नो? सिंपल लेंस मेकर फॉर्मूला। डिवाइड कर दो जरा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो देखो R1 R2 थोड़ी बदलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम है, चाहे लेंस एयर में रहे चाहे ग्लास में। तो ये ऊपर चला जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट F वाटर अपॉन F एयर इज इक्वल टू म्यू ग्लास -1 अपॉन म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर -1। राइट साइड में देखिए न्यूमरेटर बढ़ा कि डिनोमिनेटर बढ़ा है? म्यू जी में से 1 माइनस किया, यहां म्यू जी को पहले म्यू वाटर से डिवाइड किया फिर 1 माइनस किया। तो ऑब्वियस बात है डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, फॉर श्योर फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इन वाटर इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ इन एयर। वाटर में फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो ये वैसे भी तो प्रूव किया था हमने। अब हमने लेंस मेकर फॉर्मूला यूज किया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए कि इस लेंस को जब हमने एयर में रखा और एयर की बजाय फिर हमने किसी दूसरे मीडियम के अंदर इमर्स किया तो इसकी फोकल लेंथ कैसे बढ़ गई। बेटा अगला केस लेता हूं, अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स, दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा, तो R1 हो गया +R, और यहां से आप ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइट आ रहे हैं तो R2 हो गया -R। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जब आप, और फिलहाल लेंस को हमने एयर में ही रखा, म्यू -1, तो R1 की जगह आपने पुट किया +R और -R2 की जगह पुट किया -R, तो R कैंसिल आउट हो गए। सो दैट सिंपली मीन्स 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू -1, या ये 2 अपॉन R आ रहा है तो इस 2 को मैं यहां लिख देता हूं। सो यू विल गेट 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू -1 अपॉन R। तो यहां आप ऐसा लिख सकते हैं, और फोकल लेंथ इज इक्वल टू R अपॉन 2 टाइम्स म्यू -1। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला किसी भी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सरफेसेस के R बराबर होंगे। साइन कन्वेंशन अप्लाई कर चुके हैं हम ऑलरेडी। सिंपली R की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो, म्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो, तो आपके सामने फोकल लेंथ की वैल्यू आ ही जाएगी। राइट? हाँ, इफ म्यू इज इक्वल टू म्यू ग्लास एंड दैट इज 1.5, ग्लास में भी अलग अलग वेराइटीज हैं, लेकिन अगर सिंपली ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ले रहे हैं, ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, देन फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर्स में फोकल लेंथ होती थी R/2। अगर लेंस इक्वी कॉन्वेक्स है और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो फोकल लेंथ किसके इक्वल होगी? R के इक्वल, +R के इक्वल। म्यू की वैल्यू 1.5, 1.5 माइनस 1 क्या होगा? 0.5 होगा। 0.5 इंटू 2 इज 1। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, लेकिन ये सिर्फ इक्वी कॉन्वेक्स के लिए। वैसे इक्वी कनकेव अगर होता, अगर यहां पर ही लेंस इक्वी कॉन्केव हो, इफ द लेंस इज इक्वी कॉन्केव फॉर इक्वी कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव में क्या है? ये कॉन्केव लेंस है, हाँ, दोनों सरफेसेस के रेडियस सेम है। हाँ, यहां पर लेफ्ट साइड, पहले सरफेस का रेडियस लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो R1 -R है, क्योंकि आप ऑप्टिकल सेंटर से ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जा रहे हैं, और दूसरे सरफेस का जो R2 है वो +R है। अब आप बेटा इस फॉर्मूले में अगेन वैल्यूज पुट करके देखो, जैसा मैंने यहां किया था। सो 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/-R -1/R। तो ये क्या हो गया? -2/R हुआ
तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस साइन नेगेटिव आ जाएगा। सो 1/f इज इक्वल टू -2 टाइम्स म्यू -1, या 1 माइनस म्यू लिख दो, अगर माइनस को अंदर ले जाओ, अपॉन r। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू r अपॉन माइनस, या माइनस साइन ऐसे फॉर्मूले के साथ आप यहां पे अटैच कर लो, -r अपॉन 2 टाइम्स म्यू -1। कि अगर लेंस इक्वी कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ होगी r अपॉन 2 टाइम्स म्यू -1, इक्वी कनकेव है तो भी सेम होगी, सिर्फ साइन नेगेटिव लगेगा। और हम पहले से जानते हैं कि कनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। और अगेन यहां पर भी अगर मीडियम जो है, हमने ऐसा मीडियम यूज किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो फोकल लेंथ यहां पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के ही इक्वल होगी। हाँ, बात अलग है कि माइनस साइन लगेगा कनकेव में, वो हम पहले भी जानते हैं कॉमन सेंस से कि साइन नेगेटिव आना ही चाहिए। बेटा सीबीएसई ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, ये एक लेंस है, इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ2 और ये सराउंडिंग μ1। अब क्वेश्चन क्या था कि इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस लेंस, ड्रॉ द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज इन 3 केसेस। पहला केस μ2 इज ग्रेटर देन μ1, दूसरा केस μ2 इज इक्वल टू μ1, और तीसरा केस μ2 इज लेस देन μ1। पहला केस तो जनरल है, लेंस का मीडियम डेंसर है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, ज्यादातर यही होता है। तो हम जानते हैं कॉन्वेक्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस से बिहेव करता है, तो ये इस तरह से बिहेव करेगा, तो रिफ्लेक्टेड रेज आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट क्या होगा, फोकस। दूसरा केस, अगर μ2 और μ1 दोनों इक्वल हुए, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दोनों सेम है, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं बदला तो क्या बेंडिंग होगी? तो पैरेलल रेज पैरेलल ही पास करेंगी, कहां जाके मीट करेंगी? इन्फिनिटी पे जाके। कॉमन सेंस की बात है ना, बेंडिंग ही नहीं होगी। और अगर μ2 लेस देन μ1 है, अगर लेंस रेयरर मीडियम से बना हुआ है और सराउंडिंग मीडियम डेंसर है, ये μ1 है, ये μ2 है, तो क्या होगा? तो इसका बिहेवियर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस से सिचुएशन हमने उल्टी कर दी। उल्टी क्या की कि पहले हम क्या करते थे, लेंस डेंसर मीडियम का होता था, सराउंडिंग रेयरर, बट अब उल्टा हो गया। तो अब ये कन्वर्जिंग की तरह ना बिहेव करके डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और अगर कहीं यहां पे कॉन्वेक्स की जगह कनकेव लेंस होता तो वो कन्वर्जिंग हो जाता। कब? जब सराउंडिंग मीडियम डेंसर हो और लेंस जो है वो रेयरर हो। समझ आई ये बात आपको? ओके। और अगर आप इसको लेंस मेकर फॉर्मूले से भी प्रूव करना चाहें तो भी प्रूव कर सकते हैं कि अब लेंस की नेचर बदल जाएगी, अब कन्वर्जिंग के बजाय ये डाइवर्जिंग हो जाएगा। कैसे? तो देखिए बेटा, अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला जैसे पहले लिखा था ग्लास लेंस, और तो सपोज लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, तो अगर ये एयर में रखा मैंने, अगर ये लेंस मैंने एयर में रखा, पहले इन एयर इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये इसकी फोकल लेंथ होगी, इसको मैं नाम दे देता हूं f1, जब हमने इसको एयर में रखा। अगली बार हमने इसको ऐसे मीडियम में रखा कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, तो अब यही फॉर्मूला आ जाएगा μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इजंट इट सो? ये आना चाहिए कि नहीं? ओके, अब हम डिवाइड करें इसको, ये पार्ट कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया f2 अपॉन f1 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 अपॉन μ2 अपॉन μ1 माइनस 1। ऐसा नो? अच्छा, μ2 तो 1 से बड़ा है, न्यूमरेटर तो पॉजिटिव रहेगा, बट अगर इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, जैसा ये लास्ट वाला केस हम ले रहे हैं, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 इज स्मॉलर, तो देन μ2/μ1 इज लेस देन 1। बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, μ2 छोटा है, दैट इज μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इज लेस देन 0, दैट इज ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, दिस इंप्लाइज दैट f2 is नेगेटिव
एज कंपेयर टू F1, F2 इज नेगेटिव एज कंपेयर टू F1। तो F1 अगर एक कॉन्वेक्स लेंस था, एयर में रखा, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। जब मैंने ऐसे मीडियम के अंदर रखा कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो F2 नेगेटिव हो जाएगा, मतलब अब ये कन्वर्जिंग ना होकर डाइवर्जिंग हो जाएगा। और अगर यहां पे कनकेव होता तो F1 पहले ही नेगेटिव होता, तो अब F2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये F1 के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है। मतलब अगर यहां कनकेव लेंस होता और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्जर होता एज कंपेयर टू मीडियम ऑफ कनकेव लेंस, तो फिर वो डाइवर्जिंग ना बिहेव करके वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता। ठीक है, तो बेटा जितना आज आपको बता चुका हूं, इसके बेसिस पे आप लेंस मेकर फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, और इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाएंगे, यही उम्मीद करता हूं मैं। इसी के साथ आज का लेक्चर कंक्लूड करता हूं। अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और सेंड कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।